भी देखे होंगे, व्हाट्सएप पर भी देखे होंगे, यूनिट नंबर 4 का सामुदायिक संगठन अभ्यास के उपागम। बहुत ही अच्छी पीडीएफ मैंने बना रखा है। यहाँ से जो पीडीएफ आपको दिया है ना, वो एक प्रश्न जरूर बनेगा 2 नंबर का, चाहे इसमें कोई दोहरा नहीं। फिलहाल ये क्लासेस मैं आपको आगे करूंगा, लेकिन इससे पहले क्योंकि मैं चाह रहा था आज आपकी प्रैक्टिस, जून 2025 का ये प्रीवियस ईयर का सोशल वर्क का सवाल है। पेपर आया था 26 जून 2025 को, फर्स्ट पाली में था 9 to 12 PM। ये क्लासेस थी, हुआ था उस दिन ये पेपर, और 97 तक का हमने क्वेश्चन पेपर बेसिकली सॉल्व करवा दिया है। इसकी प्लेलिस्ट और इसका वीडियो का लिंक आगे की मैं आपके टेलीग्राम पर प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले वाली क्लासेस। फिलहाल शुरू करते हैं। निर्णयन प्रक्रिया के तर्क संगत मॉडल पर आधारित निम्नलिखित सोपानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये है सवाल हमारे सामने। 4 विकल्प है, आसानी से पहचान कर पाओगे क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं नेट के बच्चों को। फिलहाल एक बार मैं आपके जवाब जानना चाहूंगा, प्लीज रिस्पॉन्स बताएं आप मुझे एक बार। सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक बच्चे ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब है कि ADCB 4 बिल्कुल सही जवाब दिया है। पहले तो समस्या की पहचान ही आती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ए देखिए, इसमें ना तो ए पहले ऑप्शन में था, ना ही बी ऑप्शन में था, ना ही थर्ड ऑप्शन में था, इसलिए ये गलत हो गया। ये इसलिए गलत हो गया। दूसरा विकल्प हमारे सामने है कि सभी विकल्पों के परिणामों का मूल्यांकन करना, ये दूसरा पार्ट है। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं, ये यहाँ पे क्यों आया है। मेरे कहने का मतलब है, जब आपने समस्या की पहचान किया होगा ना, तो समस्या कोई एक नहीं पहचान करते हैं आप। मेडिकल सोशल वर्कर होने के नाते डिसीजन मेकिंग तब आता है जब समस्या की पहचान बेसिकली अल्टरनेट सूची बनाई जाए। अल्टरनेट का मतलब 1 से लेकर 10 समस्याओं की सूची बना दी जाए, ठीक है। आपने 1 से लेकर 10 तक की सूची बना दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सभी या हर विषयों पर। अब हमें क्या करना होगा, संभावित परिणामों का विश्लेषण करना होगा। यानी हर विषय का मतलब है हर 10 समस्याओं के। अब 10 समस्याओं में जो प्राथमिकता होगी उसी को वरीयता देंगे आप, उसी की वरीयता देने। और वरीयता का मतलब ये होगा कि आप पहले तो इनकी वैल्यूज को जानो, वैल्यूज को जानो। मतलब मेरा कहने का भाव ये यहाँ पर ये बन रहा है कि सभी विकल्पों के परिणामों का मूल्यांकन का अर्थ ये निर्णयन प्रक्रिया में तब आता है जब समस्या की पहचान आप अल्टरनेट सूची के रूप में दर्शाते हैं तब। और उसी के तत्पश्चात अगर हम बात करते हैं तो परिणामों को मूल्यों से संबंध करना। संबंध का मतलब होता है किसी चीज से एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करना। सुनना मेरी बातों का। रेटिंग बेसिकली आउटकम्स टू वैल्यू की बात कर रहे हैं। जब हम सभी विकल्पों के परिणामों का मूल्यांकन कर लेते हैं ना, तब हमें यह देखना होता है कि हमारे उद्देश्य, हमारे प्राथमिकताओं, हमारे वैल्यूज कितने अनुकूल हैं और कितने विरोधी हैं, कितने अनुकूल हैं कितने विरोधी हैं। इसी को कहा जाता है परिणामों का मूल्यों से संबंध करना। आप अपने उद्देश्य, आप अपने प्राथमिकता, आप अपने वैल्यूज देख रहे हो कि कितने अनुकूल हैं कितने नहीं अनुकूल हैं। अच्छा, जो अनुकूल हैं उनको एक साइड कर लो। इन केस 10 समस्या में से 6 अनुकूल मिले और 4 आपको प्रतिकूल मिले, ऐसे मान लो। अब जो 6 मिले हैं उन्हीं को वरीय विकल्पों का चयन कहा जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा, उन्हीं को बोला जाता है ये, यानी विकल्प बी वाला लास्ट में। सिलेक्शन आप इसे कह सकते हो प्रीफर्ड अल्टरनेट, ठीक है। यह अंतिम निर्णय प्रक्रिया का यह अंतिम चरण है ना। पहले सभी विकल्पों का मूल्यांकन किया, अब निर्णयकर्ता यह तय करता है कि कौन सा विकल्प सर्वाधिक लाभदायक है और कौन सा कम से कम हानिकारक है, ठीक है। इस तरीके की बातें बन रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सभी संभावित विकल्पों का मूल्यांकन और मूल्यों की तुलना करने के आधार पर दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले समस्या का चयन या पहचान, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपने किया परिणामों का, सभी विकल्पों या परिणामों का मूल्यांकन, और उसके बाद आपने परिणामों का मूल्यों को जोड़ना सीखा, यानी उसके संबंध का मतलब जोड़ना कह लीजिए शुद्ध हिंदी में, अपनी बोलचाल भाषा में जोड़ना बोलते हैं इसको।
और फिर उसके बाद आपने किया वरीय विकल्पों का चयन, यानी ये, ठीक है। तो ऑप्शन में ए डी सी बी ये विकल्प सही है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, गलती मत करिएगा, अच्छा सवाल था ये। और ये सवाल जानते हो किससे था? डिसीजन मेकिंग से था, डिसीजन मेकिंग से था। चलिए अगला सवाल पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर किसी सवाल में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, यहां आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए अगला सवाल करिए एक बार, आपके सामने सवाल है भाई, सवाल है क्वेश्चन नंबर 99। प्लीज विकल्प बताइए कौन सा सही होना चाहिए यहाँ पे। चलो अच्छा, आप लोगों के जो विकल्प आ रहे हैं अपने अपने अनुसार आप सभी लोग दे रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पे तो पहली बात, आप लोग कॉपी करके या नकल करके जवाब ना दीजिएगा, सबसे बढ़िया ये मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि फ्लेक्शनर के अनुसार अगर आपने व्यक्तिगत समाज कार्य में बताया कि ये सिद्धांत नहीं बताया है कि संचार सिद्धांत का, तो आपने सही बताया है, गलत नहीं बोला है, आपने सही बोला है अगर आपने तर्क करके बताया तो। इज सोशल वर्क अ प्रोफेशन, मतलब क्या समाज कार्य व्यवसाय है? ये एक स्टेटमेंट है, एक व्याख्यान है, और ये व्याख्यान अब्राहम फ्लेक्शनर का है। कब का है जानते हो? 1915 का है। कब का है ये? 1915, 1915 का है ये, ठीक है भाई। अब इसने कहा इस सवाल में कि बताइए समाज कार्य, व्यक्तिगत समाज कार्य के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है, ये सिद्धांत पूछा गया। तो देखो अब तो आप जानते हो कि भाई सर ने बोला है रॉबर्ट क्या नाम उसका, रॉबर्ट बिस्टिक का नाम बताए थे, उसमें 7 सिद्धांत बताए थे, लेकिन तो ये तो फ्लेक्शनर का नाम है, फ्लेक्शनर ने तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं, इस तरीके की चीज़ें दी नहीं है। लेकिन मैं बता दूं आपको, यहाँ आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि उस फ्लेक्शनर के सिद्धांत जो हैं, रॉबर्ट फ्लेक्शनर का सिद्धांत रॉबर्ट बिस्टिक से, अब्राहम फ्लेक्शनर का सिद्धांत रॉबर्ट बिस्टिक से मिलता जुलता है, दोनों का सिद्धांत जो है मिलता जुलता है, सिमिलर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सहवार्थी का आत्मनिर्णय का सिद्धांत भी इसी का है, और स्वीकार्यता का भी सिद्धांत इसी का है, व्यक्तिकरण का भी सिद्धांत इसी का है, ठीक है। 1915 में तो इसने दिया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1957 में इसी सिद्धांतों को आगे किसी ने बढ़ाया है, तो बीर स्टीड ने बढ़ाया है, बीर स्टीड ने बढ़ाया है, ये नाम याद रखिएगा। 1957 में कुल 7 सिद्धांत, ठीक है, फ्लेक्शनर के सिद्धांत को ही सबसे पहले तो यही लाया था ये बात ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। बताइए फ्लेक्शनर के अनुसार व्यक्तिक समाज कार्य का सिद्धांत, बोलो यस या नो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बोलते रहेंगे तो हम भी थोड़ा सा मोटिवेट रहेंगे आपसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, सवाल कहता है डैश करके, सवाल डैश है कि कतिपय मानव कल्याण एजेंसी द्वारा व्यक्ति की समस्या के लिए सामाजिक क्रियाकलाप में उसकी समस्याओं का अत्यधिक प्रभावी रूप से सामना करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया है। फोन को रोटेट कर लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए स्क्रीन, जब आप जूम कर लोगे तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा। सवाल बताइए इसका सही विकल्प, फिर मैं बताता हूं आपका ये आंसर क्या होगा। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा प्लीज, आसान सवाल है भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हम ये भी कहेंगे आसान सवाल है। सर व्यक्तिगत समाज बिल्कुल सही जवाब, व्यक्तिगत समाज कार्य। अब मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ पहचान कैसे करोगे। सवाल कहा कि कतिपय मानव कल्याण एजेंसियों द्वारा, ठीक है, मैं अगर केस वर्क करूंगा ना तो एजेंसी में ही करूंगा, एजेंसी से थ्रू ही करूंगा। यह अलग बात है कि मैं 1-to-1 का सेशन दे रहा हूँ, ये अलग बात है। जैसे कुछ बच्चे इसमें है केजीएमयू में जॉब भी करते हैं, है ना, तो आपको बता दो कि आप अगर कम्युनिटी में काम कर रहे हो या केस वर्क पे काम कर रहे हो या ग्रुप वर्क में काम कर रहे हो ना, तो आप अपने तरीके से करोगे, आप अपने मेथड से लगाओगे, वो अलग बात है। लेकिन थ्रू किसके थ्रू काम कर रहे हो, वो है इंस्टीट्यूट या एजेंसी, वो संस्था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये बात तो बहुत आसान है। आगे कहा कि व्यक्ति की सहायता, सवाल यहीं शुरू होता है कि व्यक्ति की सहायता करने के लिए सामाजिक क्रियाकलाप में उसकी समस्या को अत्यधिक प्रभावों के रूप में सामना करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया है।
प्रोसेस है, तो वो है सोशल केस वर्क। अगर यहाँ पे व्यक्ति की सहायता की बजाय अगर मैं एक लाइन और कुछ जोड़ देता यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे कहता कि समुदाय की सहायता, तो क्या लगाते, सामुदायिक कार्य लगाते। मैं यहाँ पे जोड़ देता सवाल कि समूह के सदस्य, तो भी सवाल समूहकारी बन जाता। और ये अगर मैं यहाँ पे जोड़ देता कि एक संस्था के माध्यम से, ठीक है, आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, एजेंसी के द्वारा क्या कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे परिवर्तन जोड़ देता, परिमार्जन जोड़ देता, तो जवाब क्या हो जाता, सोशल एक्शन। तो यहाँ तो सवाल आसान बन गया था कि व्यक्ति की सहायता, और आपने जवाब भी दिया मुझे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो एक प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं, चीज़ों को जानना जरूरी है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। पहला विकल्प सही, देखो यहाँ पर ऑप्शन में 4 लगाया बच्चे ने, ये गलत जवाब है, ऑप्शन का ध्यान ना दे, जो मैं बता रहा हूँ उसको, उस पर फोकस करें। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 101 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है मैडम, ठीक है, ध्यान से सुनिए। स्क्रीन पर सवाल है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। अब आपको यहाँ पे टालकाट पार्सन्स का नाम मिल रहा है, बात तो अच्छी है भाई, चलो ठीक है, बेहतर सवाल है। और मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि सही विकल्प क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। बताना चाहोगे क्या? सर तीसरा 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 तीसरा, ओके, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर। चलिए मैं आपको एक एक करके ना यहाँ पे समझाने का प्रयास भी करूँगा। और ये जितने शब्द हैं, 4 के 4 शब्द, चारों शब्द जानते हो किसके, टालकाट पार्सन्स के, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो सवाल हमारे सामने क्या कहता है, विभेदीकरण। टालकाट पार्सन ने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में से एक शब्द लिया था, विभेदीकरण। जब समाज में सामाजिक संस्थाएं, भूमिकाएं और संरचनाएं अपने कार्यों में, ठीक है, अधिक विशेष और अलग अलग से क्रियाएं होती हैं, तो उस परिस्थिति को विभेदीकरण कहता है। हम भाई सिंपल बात है ना, पहले जो कार्य एक संस्था करती थी, अब वही कार्य कई संस्था कर रही है। इकाइयां क्या हो गई, इकाइयां मतलब यूनिट, बटकर अधिक दक्षता को दर्शाने लग रही हैं, अधिक चीज़ों को दर्शा रही हैं वहाँ पर, ठीक है, डिफरेंशियल पार्ट को दर्शा रही हैं। तो सामाजिक संस्थाओं का विशेषीकरण या विभेदीकरण में जब वृद्धि होता है, तो वही बेसिकली विभेदीकरण कहलाता है। और सामाजिक संगठन की जटिलता को बढ़ाना ही बेसिकली क्या कहलाता है, विभेदीकरण कहलाता है। ये एक लाइन में एक डेफिनेशन दर्शाई गई है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। एक शब्द यहां पर हमारे सामने आता है, अनुकूली उत्पत्ति, ये शब्द है, और ये शब्द भी टालकाट पार्सन्स के द्वारा दिया गया। समाजशास्त्री है, बहुत ही फेमस शब्द है, ये यूजीसी नेट के लिए और मेडिकल सोशल वर्क के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अनुकूली अगर हम बात करते हैं तो उन्नति। अच्छा, कहने का मतलब यह है टालकाट पार्सन्स ने ये शब्द बेसिकली सामाजिक परिवर्तन में दिया, और इन्हीं 4 परिवर्तनों में एक परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण माना। कहा कि आज नई परिस्थिति के अनुसार अपनी कुशलता और जटिलता बेसिकली बढ़ा देता है। मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। जब स्वास्थ्य संस्थाएं का मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को मान लीजिए, जब स्वास्थ्य संस्थाएं नई बीमारियां, ठीक है, नई बीमारियों से निपटने के लिए नए संरचनाएं और नए प्रशिक्षण विकसित करता है, तो यह भी अनुकूली उन्नति कहलाएगी, है ना। जैसे हमने कोविड-19 के बारे में नई बेसिकली क्या बताया, वहाँ पे नए नियम बना दिए, 2 गज दूरी, है ना, ये नियम था, मास्क लगा के चलना नियम था, सैनिटाइज हाथ को करना नियम था, हैंड वॉश वगैरह को लेकर। तो ये क्या थी, ये बेसिकली अनुकूली उन्नति हो रही है, बेसिकली हम उसके अनुसार क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, ठीक है। तो सामाजिक संगठन की प्रक्रिया के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं, तो सामाजिक संस्थाएं अपने उद्देश्य में और अधिक विशेषीकृत हो जाता है, ठीक है। तो इस पैटर्न को अगर मैं बात करता हूँ ना, तो सही विकल्प के रूप में आपका 4 वाला पॉइंट जाएगा, सही विकल्प के रूप में। और एक शब्द हमारे सामने आता है समावेशी, नाम तो सुना ही होगा समावेशी के बारे में, इसको हम इंक्लूजन भी कह सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ बेसिकली क्या करता है, वहाँ पे जोड़ने का काम करता है, समावेशन। टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक परिवर्तन में कहा कि भाई इसको जोड़ो,
तो जोड़ने का मतलब समावेश हुआ, तो विभिन्न समूहों का शामिल कर लो, विभिन्न समूहों को शामिल। मेरा मतलब ये है, कोई मान लीजिए कॉलेज है या विद्यालय है, उनमें अल्पसंख्यक या पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रवेश दे रहे हो, तो इसका मतलब जोड़ रहे हो आप, ठीक है। वही बात अगर मैं समाज कार्य में करूं, तो सामाजिक निर्णय प्रक्रिया में विभिन्न समुदाय को लेकर या समूहों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो भी जोड़ रहे हो, तो भी वो समावेश का पैटर्न बन जाएगा, इंक्लूजन का पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो समाज में विभिन्न जो समूह है, जो व्यक्ति है, उनको शामिल करना बेसिकली दर्शाता है समावेशन, ठीक है। आसान है, मैं चाहूंगा कि ये भी आपको चीजें समझ में आ गई होगी। एक शब्द आता है जनरलाइजेशन। अच्छा, इसका मतलब होता है मूल्य सामान्यीकरण, ठीक है। मूल्य सामान्यीकरण का मतलब हुआ सिंपल कि नए मूल्यों का विकास, क्रियाकलापों का बृहद श्रृंखला में बेसिकली प्राश्रय देना, मतलब समाज में नए और व्यापक कार्य या मूल्य विकसित करना, क्रियाकलापों का विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करना एक प्रकार से। इसी माध्यम से हम क्या करते हैं, सदस्य अपने व्यक्तिगत और समूह और समुदाय उद्देश्य को सामाजिक मूल्यों के अनुसार हो जाता है। मैं एक उदाहरण से बताता हूँ इस पॉइंट को। मैंने कहा कि समाज में जैसे समानता चाहिए, न्याय चाहिए और लोकतंत्र चाहिए, ऐसे जो शब्द हैं ये व्यापक वैल्यूज़ हैं, व्यापक मूल्य हैं, इनको हमें स्थापित करना पड़ेगा। समानता को, न्याय को, लोकतंत्र को, जो शिक्षा, राजनीति, आर्थिक गतिविधियों इत्यादि सभी पर ये लागू होगा। उन सभी पर, सब पर लागू करो। राजनीति पर भी समानता लागू करो, न्याय लागू करो, लोकतंत्र पर भी, लोकतंत्र भी राजनीति पर लागू करो। शिक्षा उसी तरीके से बात करती है, उसी तरीके से आर्थिक गतिविधियां भी बात करती है, ठीक है। तो ये शब्द था, इस शब्द को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। ये सब जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये प्रश्रय मतलब आप ये समर्थन बोले क्या? सॉरी, क्या कह रहे हैं? फिर प्रश्रय, ये जो प्रश्रय शब्द है, इसका मीनिंग क्या बताया आपने? प्रश्रय मतलब देना किसी चीज से, किसी चीज से बेसिकली चीजें करना, है ना। जिससे मैंने कहा, आपने किसी चीज को करवा रहे हो, नए मूल्यों का विकास कर रहे हो, क्रियाकलाप को बृहद श्रृंखला में प्राश्रय दे रहे हो, मतलब फोर्स कर रहे हो, इस पे बेसिकली जोर दे रहे हो, ठीक है। ये चीजें करवा रहे हो आप, ठीक है। ये चीज होता है प्राश्रय, मतलब नहीं, जोर देकर आप काम को करवाने का प्रयास करो। ये एक विशेषण शब्द है ना, विशेषण, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है, आपने मीनिंग को समझो इसी तरीके जी से। सर, नए नए थैंक यू। शब्द हैं, बिल्कुल, है ना। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को, नए नए शब्दों को, ठीक है। तो यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होगी, आई थिंक, मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आप लोगों को। टालकाट पार्सन्स ने 4 शब्द यहाँ पर बताएं, ये बातें समझ में आ गई। मैं बता दूँ, टालकाट पार्सन्स के यही 4 शब्द बेसिकली किसी और नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो नाम सुना होगा आपने एडॉप्टेशन, ए से, जी से सुना होगा गोल अटेनमेंट को लेकर, लक्ष्य उन्नति, और आई से सुना होगा आपने इंटीग्रेशन शब्द, और एल से आपने सुना होगा लेटेंसी, पैटर्न मेंटेन को लेकर। AGIL एक अवधारणा है जो बेसिकली सामाजिक प्रणाली में सफलतापूर्वक कार्य करने के 4 कार्यों को दर्शाती है, और ये 4 शब्द टालकाट पार्सन्स के द्वारा दिए गए हैं। आशा करता हूँ कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है, ये बात ध्यान रखिएगा। परीक्षा में आपसे सवाल कुछ भी बना सकता है, ठीक है भाई। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने पंचवर्षीय योजना है। पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा 322 का नाम, है कि नहीं? पंचवर्षीय योजना में अगर आपने मेरी क्लास लिया होगा तो ये शब्द ज़रूर सुना होगा 322। अगर नहीं लिया तो मैं आपको बताता हूँ कैसे ये 322 है। देखो, आप भली भांति तरीके से जानते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1951 में स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ये कोई भी प्लान अगर चलता भी है गवर्नमेंट के थ्रू तो ये 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। और आप एक बात ये भी जानते हो कि इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक बात और जानते हो आप लोग, मार्च क्लोजिंग होता है व्यापार में या बिजनेस में। अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो आप लोग भली भांति तरीके से जानते हो, बिजनेस बेसिकली क्लोजिंग जो होता है वो 31 मार्च को होता है ना। अब इसमें 5 साल अगर आप ऐड करोगे
तो बताइए, क्योंकि 5 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि पंचवर्षीय योजना है ना, पंचवर्षीय योजना है इसलिए 5 साल मैं बता रहा हूँ। बताओ इसमें 5 साल ऐड करोगे तो कितना होगा ये? 1950। सर जी बोलो। सेकंड ऑप्शन होगा सर। अरे पहले मैं सवाल समझा रहा हूँ भाई, अभी ऑप्शन पे मत जाइए आप, सवाल समझिए पहले, ठीक है। 1956 होगा, ठीक है, 1956 होगा। अब आप सुनिए मेरी बात को। मैंने कहा कि 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई, 1956 तक चला 31 मार्च तक। अब ये ट्रिक थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अगर ये याद हो गया तो परीक्षा में आप आसानी से कर लोगे भाई, नहीं वरना मुझे कोई जरूर जल्दबाजी नहीं, मैं चाहो तो फटाफट करवा सकता हूँ आपका, ठीक है। ध्यान से केवल सुनो। अब मैंने बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में 5 साल ऐड करोगे तो 1956 जाएगा। दूसरे में मैंने कहा कि 1956 में अगर आप 5 साल ऐड करोगे तो 1961 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप वही जानिए, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1956, इधर आप वही समझिए 31 मार्च 1956, 31 मार्च 1961, आप यही समझ के चलिएगा। फिर उसके बाद तीसरे में 1961 में अगर आप 5 साल ऐड करेंगे तो 1966 होगा। मैंने एक ट्रिक बताया था 322, देखो यहाँ पे 3 है, मैं आप देखो 3 बार चले हो आप, और 3 बार के बाद यहाँ पे 3 साल का गैप भी करना है आपको, 3 साल का गैप, मतलब 1966 से लेकर 1969 तक, ये 3 साल का गैप हो गया। 3 साल देखो 1966 हो गया, 67, 68 और 69, 3 साल हो गया। फिर आप चलिए, फिर उसमें आप देखिए चौथे पंचवर्षीय योजना पे 1969 से 5 साल ऐड करोगे तो 1974। अच्छा, पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना है जो 4 ही साल चली थी, तो 1974 से आप चलोगे 4 साल 1978। अब देखो यहाँ पे 2 बार चले हो, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया है ना 322, तो 2 बार चले, 2 बार के बाद यहाँ पर क्या करिए अवकाश, फिर 1978 से लेकर 1980, 2 साल हो गया। अब आपको 2 साल फिर चलना आगे, 2 साल आगे चलोगे तो 1980 से लेकर 1985, फिर 1985 से 1990, 2 साल चले, फिर 2 साल का गैप करिए यहाँ पर, 1990 से ले लीजिए 1992 तक का ले लीजिए, ठीक है, ये 2 साल, ये 4 हो गया, पांचवी ये छठी, ठीक है भाई। समझ में बातें आ रही है कि नहीं? एक बार स्पष्ट करो, जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, है ना? आ रही, बहुत बढ़िया। अगर चीजें देखो तो समझ में आएगा जी। बोलो, एक बार और समझा दीजिए। अरे महाराज वीडियो देख लीजिएगा प्लीज, मैम वीडियो देख लीजिएगा ना, लंबा चीज है, थोड़ा बताने में टाइम लगता है, वीडियो देख लीजिएगा प्लीज। अब देखो 6 तक चीजें बनी, 6 के बाद अगर हम बात करते हैं तो 7 आता है। अब देखो, अब आपको करना कुछ नहीं, क्योंकि 322 ट्रिक लागू हो चुकी है, अब ये खत्म। अब 5 साल ऐड करते जाइएगा 2000, क्योंकि 2015 में नीति आयोग आया था, अब यहां तक चलना है आपको। तो 7वां अगर मैं आपसे करता हूं तो 1992 से लेकर 5 साल ऐड करोगे तो 1997 हो जाएगा। 8वें में अगर हम बात करते हैं 1997 से ऐड करूंगा 5 साल तो 2002 बन जाएगा। 9वें में अगर हम बात करेंगे तो 2002 से चलाऊंगा तो 2007 बन जाएगा। 10वें की बात करूंगा तो 2007 से लूंगा तो 2000 आपका 7 5 12 हो जाएगा। 11वें की बात करूंगा तो 2012 से चलेंगे तो 12 5 17 हो गया। देखो अब यही 2015 आता है बीच में, यही नीति आयोग बन जाता है। तो कुल टोटल ये आपका 11 पंचवर्षीय योजना बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पंचवर्षीय योजना, यही लिखने के बाद इस तरीके का पेपर आप आसानी से सॉल्व फिर कर सकते हैं। अब पंचवर्षीय योजना है, क्रियान्वयन वर्ष है, आसानी से इसका आप जवाब मुझे बता सकते हो। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ तृतीय पंचवर्षीय योजना को लेकर, तो आप किसको लगाना प्रयास करेंगे प्लीज? 1961 से बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। और उसके बाद अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूंगा तो 1992 से 97। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करूंगा तो 1980 से 85। 10वीं की बात अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे तो 2002 से लेकर 2007। तो 2002 से 2007 भाई, ये देखो ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई क्या? 5 के बाद ये 6 आया, 6 7 आया, 8 आया, ये 9 97 92 5 97 97 5 2002 2000 से 2007 कहीं मिस्टेक कर दिया क्या मैंने? 1974 से 1978 ये कौन सी है? ये देखो 6वां है, मतलब इसमें 4 साल 7वां है,
ये 8वीं है, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था नंबर में, है ना। ये 8वां है, ये 9वां है, ये आपका 10वां है, ये आपका 11वां है, ये आपका 12वां है, 12वें नंबर पर। ठीक है भाई, अब क्लियर हो गया होगा। स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना बाद में, ठीक है, आसानी से। ठीक है भाई, क्या हो रहा है, आगे बढ़े, अगला सवाल लें प्लीज, एक बार स्पष्ट करें। अगला सवाल, ओके, अगला सवाल देखो, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा, फिर सही है ना, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टालकाट पार्सन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन निम्नलिखित निरूपण में नहीं है। ये सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है भाई, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और इसका सही विकल्प क्या होगा, थोड़ा सा होल्ड रखिएगा मेरे, ठीक है, ध्यान सुनिए। सवाल आपके सामने, टालकाट पार्सन ने कहा कि भाई बताइए सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन में कौन सा शब्द निरूपण नहीं किया है, ये आपके सामने सवाल है। तो मैं बता दूं, देखो ये पारस्परिक लाभ पॉजिटिव शब्द है, शांतिपूर्वक सहयोग पॉजिटिव शब्द है, सामान्य मूल्यों की वचनबद्धता पॉजिटिव है, पारस्परिक शत्रुता मतलब दुश्मनी वाली बात नेगेटिव शब्द है, ये आपका नहीं होगा। तो देखो टालकाट पार्सन एक प्रमुख समाजशास्त्री है जो सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन को संरचना कार्यात्मक दृष्टिकोण में देखा है। इसका मतलब है परीक्षा में सवाल बन सकता है संरचनात्मक या संरचना कार्यात्मक दृष्टिकोण। कार्यात्मक दृष्टिकोण, कार्यात्मक दृष्टिकोण किसने दिया है, तो नाम आपको पता होना चाहिए, टालकाट पार्सन ने दिया है। संरचना कार्यात्मक दृष्टिकोण शब्द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच किसने दिया, तो इसी ने दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए सामान्य मूल्यों के प्रति वचनबद्धता शामिल किया है इसने, किसमें शामिल किया, सामाजिक व्यवस्था में। अच्छा सामाजिक व्यवस्था है क्या, सामाजिक व्यवस्था का मोटो ये था सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना और सदस्यों के बीच में सहयोग स्थापित करना, यही था सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, जहां आवश्यकताओं को पूरा करना और सदस्यों के बीच में सहयोग बेसिकली स्थापित करना। तो शांतिपूर्वक सहयोग हो गया, सदस्यों के बीच में पारस्परिक लाभ हो गया, ये शब्द था। परंतु पारस्परिक शत्रुता पार्सन्स के दृष्टिकोण में सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं था। ये सामाजिक जीवन को शत्रुता के बजाय सहयोग और सहमति के आधार पर देखा जाता है, शत्रुता के बजाय। ठीक है, विकल्प आपका तीसरा सही है, तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा हमारे सामने 104 नंबर का सवाल। आज सहयोग आंदोलन को इम्पोर्टेंट के रूप में रखिएगा, IMP कर लीजिएगा। ये स्क्रीन पर अभी ठीक है आपको दिखाई दे रहा होगा 104 नंबर का सवाल। बताइएगा जरा मुझे, आज सहयोग आंदोलन के अंतर्गत ये कुछ शब्द हैं और कहा गया कि विकसित करने के लिए, ठीक है, सव्याग्राही द्वारा, अभी हम बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किन अहिंसक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, किन अहिंसक विधियों का बेसिकली प्रयोग किया जा सकता है, ये शब्द है। ठीक है, अब देखो एक शब्द यहाँ पे हमारे सामने दिखाई भी दे रहा है, सव्याग्राहियों द्वारा। मतलब अब आप समझ रहे होंगे कि कोई एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर बेसिकली अहिंसक कार्य हो रहे होंगे, है ना, अहिंसक कार्य हो रहे हैं। अहिंसक कार्य बेसिकली जानते हो कैसे कार्य कहलाते हैं, बहुत अहिंसक का मतलब एक प्रकार से पॉजिटिव वाले कार्य होंगे, हिंसक का मतलब होता है बेसिकली निगेटिव वाले कार्य होंगे। तो यहाँ जितने सारे लोग होंगे सव्याग्राहियों द्वारा वो अहिंसक विधियों का ही प्रयोग कर रहे होंगे। तो या आप सिंपल शब्दों में मैं कह लूँ तो शरणार्थी कह लीजिए या समूह कह लीजिए, ऐसे शब्दों को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, है ना, ऐसे शब्दों को। तो इनमें कहा कि आप बताइए इन विधियों का प्रयोग कौन कर सकता है, कौन कौन कर सकता है। तो देखो एक तो अगर हम बात करते हैं हड़ताल का पैटर्न बन जाएगा। हड़ताल का पैटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, हड़ताल के पैटर्न बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सामाजिक बहिष्कार का पैटर्न बन जाएगा, है ना, सामाजिक बहिष्कार का पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या बन सकता है, अनशन का भी बन सकता है, अनशन का भी बन सकता है, बिल्कुल।
अब देखो, आपने नाम सुना असहयोग में, असहयोग आंदोलन था, उसको विकसित करने के लिए महात्मा गांधी जी ने बेसिकली 1920 और 1922 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक जन आंदोलन था, जिनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन का बहिष्कार और स्वराज प्राप्त करना था। अच्छा, यहाँ बेसिकली इन आंदोलन के तहत भारतीयों ने ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थाओं और सेवाओं का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, बहिष्कार कर दिया, वस्तुओं, संस्था, सेवाओं का बहिष्कार कर दिया, त्याग कर दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे चीज़ें वो बेसिकली बहुत अलग कांड बढ़ गया। मतलब ब्रिटिश शासन था, दमनकारी कानून की वजह से रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में स्वशासन प्राप्त करने के लिए अहिंसक तरीकों से इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो उस समय हड़ताल ही था, सामाजिक बहिष्कार ही था और अनशन ही होता था, बलात् धरना नहीं होती थी। बलात् धरना बेसिकली एक निगेटिव शब्द है, आप ऐसा कह लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बलात् धरना से आप क्या समझेंगे, जरा बताना चाहेंगे? बलात् धरना से क्या आशय बनेगा आपका? बलात् सर एक बलवा होता है आईपीसी धारा में, वही। हाँ, बच्चों के संदर्भ में आप ये कह लीजिए, जब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती पकड़ कर रखा जाता है तो उसे बलात् धरना, मतलब यह स्वेच्छा के बिना किसी को किसी स्थान पर रोकना या बांधना, स्वेच्छा के विरुद्ध, तो वो होता है बलात्। तो ये ऐसा कार्य तो बेसिकली होता नहीं था। तो ऑप्शन में ए, बी, डी अगर आप देखोगे तो तीसरा वाला विकल्प जा रहा है, ये विकल्प सही है। ठीक है, महात्मा गांधी जी के संदर्भ में ये सवाल आपके दिसंबर 2025 सोशल वर्क यूजीसी नेट में भी आ सकता है और किंग जॉर्ज मेडिकल सोशल वर्क में भी देखने को मिल सकता है। अच्छा सवाल है ये महात्मा गांधी जी से संबंध में। पैबंद आधारित एक कार्य, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पैच बेस्ड वर्क, है ना, ये शब्द को। निम्नलिखित बताइए किससे संबंधित है। नया शब्द आप शायद सुन रहे होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है, बट निश्चिंत रहिए, मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में ये है क्या चीज। प्लीज बताइए, एक बार अपने राय व्यक्त करिए, राय व्यक्त करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा। तीसरा सर नहीं होगा, तीसरा तो कम्युनिटी संबंध में सर 1968 का, ये 1968 का कम्युनिटी से संबंधित होगा ये। यहाँ विकल्प सर पहला सही होगा, है ना सर। यहाँ विकल्प जो जाएगा आपका पहला सही होगा। बर्कले एक समिति है, पहली बार शायद नाम सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान सुनिएगा। पैबंद आधारित का मतलब होता है पैच वेस्ट वर्क। ठीक है, ये वेस्ट नहीं होगा भाई, पैच वेस्ट WEST होगा। थोड़ा सा ये देखो, नेट के पेपर में लिखा हुआ ये, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया ये नेट के पेपर में लिखा हुआ, ये वेस्ट होगा। पैच वेस्ट का संबंध बेसिकली बर्कले समिति से संबंधित है। देखो, ये कार्य ना समाज सुधार और गरीबी समाप्त के लिए सामुदायिक विकास का प्रारंभिक एक प्रयोग है ये, है ना। पैच वेस्ट वर्क स्थानीय स्तर पर समाज सुधार और सेवाओं को वितरण पर बेसिकली ज़्यादा बल देता है, ये वितरण पर ये ज़्यादा बल देता है। ठीक है, तो यही बेसिकली बर्कले समिति है। ये 20वीं सदी से प्रारंभ हुआ था, गरीबी खत्म करना था, सामाजिक सुधार करना था। समिति का सुझाव दिया गया कि स्थानीय स्तर पर समाज सेवाओं और सुधारों का कार्य केंद्रीकृत रूप से ना करके पैच आधारित किया जाए। पैच का मतलब था पैबंद, पैबंद का मतलब सीधा संबंध समझिए क्षेत्र से, क्षेत्र से था। ये मॉडल बाद में ना सामुदायिक विकास कार्यक्रम और समाज कार्य प्रशिक्षण पर बेसिकली बल देने लगा। बाद में ये प्रोसेस बेसिकली बाद में बना। ठीक है, बताइए, इतनी बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आया? बोलिए। पैबंद वेस्ट। अब देखो, इसकी स्थापना इस समिति का अगर हम बात करते हैं, कुछ जगह पे देखने को मिलता है कि बर्कले समिति सामाजिक सुधार समाज कल्याण के क्षेत्र में जब सक्रिय हुआ तो लगभग 1930 का दशक माना जाता है, उसी के आसपास माना जाता है 1930 का। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं दूसरी समिति की आवाज ब्रेक हो रही है क्या भाई मेरी? थोड़ा सा लेफ्ट कर लीजिए, जिनके यहाँ मेरी आवाज ब्रेक हो रही है लेफ्ट कर जाइए। दूसरी बात करते हैं वागनर। वागनर भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार है। ये तो गरीबी और समाज कार्य से था, लेकिन वागनर वाली जो समिति थी ये सामाजिक और आर्थिक सुधार। ये कीवर्ड लिखते रहिएगा अपनी कॉपी पर कि सर ने किसका बोला है, ये आर्थिक सुधार का बोला है सर ने। ठीक है,
मैं बता दूं आपको, इसका प्रकाशन हुआ था 1938 और 1939 के दशक में। भारत के उद्योग और श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन हुआ था इसमें। उद्योग और श्रमिकों के सुधार के संदर्भ में या उनके रूप में ये बेसिकली अध्ययन किया गया था। अच्छा, सिभोग बेसिकली एक रिपोर्ट है, सिबोम करके रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, है ना, सिबोम करके, और सिभोम ना करके सिबोम। तो सिबोम ये बेसिकली मैं बता दूं 1968, किसी किसी किताब में 1956 भी मिलेगा। सामाजिक सेवाओं का एक प्रकार का संगठन और प्रशासन से संबंधित है ये। स्थानीय स्तर पर समाज कार्य की प्रभावशीलता पर बल देता है ये। हालांकि ये भी पाठ समाज कल्याण सेवाओं से है, तो आधुनिकीकरण और पेशेवरकरण से संबंधित है ये, ठीक है, सिबोम। तो 1956 और 1968 दोनों वर्ष थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप इस पर ध्यान देना आप लोगों को। एक आता है ग्रिफिन्स रिपोर्ट, ये लास्ट वाला है आपका ग्रिफिन्स रिपोर्ट। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। आपने नोट कर लिया होगा आप तो सारा, ठीक है। ये देखो ग्रिफिन्स रिपोर्ट। ग्रिफिन्स रिपोर्ट भारत में ना समाज कल्याण और सामुदायिक विकास से संबंधित रिपोर्ट था। ये 1940 के दशक में आया था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समाज कार्य के संगठनों से संबंधित था ये, ठीक है। हालांकि इस विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चारों विकल्प बता रहा हूँ ना, सवाल कुछ भी बना सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी दे सकता है ना। जब सवाल उसको बनाना है तो कुछ भी वो आपको सामने प्रस्तुत कर सकता है। अगला सवाल 106 नंबर का, ESCW। ESCW याद आ रहा है मैं ये किस चीज की बात कर रहा हूं आपसे? नहीं पता? याद तो आना चाहिए यार आप लोगों को। बोलिए, मैं बताऊं फिर? देखो बोलते रहेंगे तो मुझे थोड़ा सा वो लगेगा, है ना, कि आप चीज़ें को समझ रहे हैं। ESCWA, ठीक है। मैं बताऊं फिर भाई? नहीं बोलोगे तो आप कहोगे तो आपसे जानना ही चाहता हूँ ये सारी बातें। देखो ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार से ESCWA के द्वारा प्रस्तावित एक सामाजिक नीति थी। उसके अकॉर्डिंग कहा गया कि अवस्थाओं को उसको अवरोही क्रम में दर्शाइए, ठीक है। अब ये समाजशास्त्रीय संगठनों के आधार पर एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक नीति का एक चरण है, एक स्टेज है ना, उनके बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पहले पॉइंट पे रखिएगा तो मुद्दों को परिभाषित करना, मुद्दों को परिभाषित। देखो सामाजिक प्रस्ताव इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। ये कोई अलग से नाम मत सोचिएगा कि कोई अलग से इसका नाम है, ये एक विद्वान के इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, ये एक विद्वान का नाम है ये ESCWA। और ये बेसिकली सामाजिक नीति को कुछ अवस्थाओं में इसने दिया है, तो उसको कहा कि अवरोही क्रम में दर्शाइए। तो अवरोही क्रम क्या बनेगा इसको समझिए। अवरोही क्रम बनेगा मुद्दों को परिभाषित करना, वरीयता प्रदान करना, ये आपका B बनेगा पहला। और फिर उसके बाद इसने क्या बोला, कहा कि वैकल्पिक उपागम का मूल्यांकन करिए। देखो क्यों मैंने अवरोही मतलब पीछे से चलना है आपको, ठीक है, C को रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा मुद्दों को सार्वजनिक एजेंडों में रखना, ठीक है, एजेंडों में A। और फिर लास्ट में बनाएगा समस्या के अवसरों की पहचान करना, यानी D, ठीक है। यहाँ D लास्ट में बनेगा, D लास्ट में। अगर आपने यहाँ पे लिखता आरोही क्रम तो आप लगाते DACB, ये वाला विकल्प चुनते। अब ये विकल्प तो ऑप्शन में है ही नहीं, विकल्प है BCAD ऑप्शन नंबर 2, ये विकल्प सही है, ये विकल्प सही है। समस्याओं की पहचान, मुद्दों की परिभाषित करना, वैकल्पिक उपायों का मूल्यांकन करना, मुद्दों का सार्वजनिक एजेंडा के रूप में रखना। हाँ म्यूट हो जाइए, मैं म्यूट होके बोलिए, म्यूट हो जाइए। तो समाजशास्त्री और संगठन विशेषज्ञ थे जिन्होंने सामाजिक नीति और संगठनात्मक प्रक्रिया के क्षेत्र में अध्ययन किया और उनके कार्यों में ना सामाजिक समस्याओं के समाधान और नीति निर्माण की प्रक्रियाओं में उसका विश्लेषण किया था। और सही विकल्प के दृष्टिकोण में अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है। ये सवाल अच्छा था, थोड़ा सा टफ था, सोशल पॉलिसी के संदर्भ में था, लेकिन अच्छा सवाल था।
सोशल पॉलिसी से था। ठीक है, आपके सोशल पॉलिसी आपके सिलेबस में दिया गया है। अगर मैं KGMU की बात करता हूँ यूनिट नंबर इसी में, तो आपको देखने को मिलेगा सोशल पॉलिसी, इसी में आप देखोगे ना तो नीचे मिलेगा 6 या 7 में मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए अगला सवाल की बात करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग किस वक्त संवैधिक रूप से दर्जा मिला था इसको? ठीक है, 92 सर, 1992। 1992। ओके ओके ओके, ये यहाँ पे बच्चों का जो जवाब आया है 107 प्रश्न का, तो 1992 लगभग सभी बच्चों को पता है आई थिंक। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, यानी ये जो संवैधिक दर्जा है वो 1992 में मिला है, और ये आपने सही जवाब दिया है। इसका विकल्प ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा ये। ठीक है, तो याद रखिएगा अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग के बारे में कुछ बात आपको बता दूं मैं, बताओ अल्पसंख्यक आयोग के बारे में कुछ बता दूं? ठीक, थोड़ा सा 2-4 बातें सुन लीजिए, हो सकता है एग्जाम के लिए वो प्रश्न बन जाए। देखो, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और कल्याण की देखरेख के लिए स्थापित किया गया था यह एक प्रकार का संवैधानिक निकाय। हालांकि इसे सन 1992 में इस आयोग की जब स्थापना हुई तो उसे मिला था एक संवैधिक दर्जा। मैं बता दूं, इसका उद्देश्य केवल इतना था कि अल्पसंख्यक समुदाय के समान अधिकार और विकास को बेसिकली सुनिश्चित करना था। आज वर्तमान में भारत के संविधान के अनुसार अगर मैं बात करता हूं तो अल्पसंख्यक समूहों में जानते हो क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं? अल्पसंख्यक में शामिल किया गया है मुस्लिम शब्द, शामिल किया गया है सिख शब्द, शामिल किया गया है ईसाई शब्द, शामिल किया गया है बौद्ध शब्द। ये अल्पसंख्यक के लोग हैं, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। साथ ही साथ अल्पसंख्यक में आ जाएंगे पारसी लोग, अल्पसंख्यक में आ जाएंगे जैन लोग। तो अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षा, उनकी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण में सुधार की बेसिकली इसने सिफारिश किया, और अल्पसंख्यक के समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के संदर्भ में ही बात की गई है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ये जो अल्पसंख्यक के समुदाय के बारे में मैंने बात किया है, इससे आपको अप्लाइड सवाल बना सकता है, मुझे ऐसा लगता है मे बी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूची आ गई और आपके सामने ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, IMP है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 108 हमारे सामने, प्लीज़ एक बार अपनी राय व्यक्त करें पहले ऑप्शन, फिर मैं बताता हूँ अपना जवाब। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 100 नहीं मैं बताता हूँ, सुनो। आधुनिक मजदूर संघवाद के गठन का एक युग है ना, ये एक युग है। ये युग बेसिकली सन, अगर हम बात करते हैं 1918 और 1924 से मैच करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1918 से 1924 से मॉडर्न ट्रेड बेसिकली बोला गया यूनियन, इसका गठन भारत में 1918 से लेकर 1924 के बीच में इसका गठन हुआ था। आपको बता दूं उस समय क्या हुआ था। 1918 में पहली बार संगठित मजदूर हड़ताल और श्रमिक संघ का गठन हुआ था। परीक्षा में सवाल बनेगा कि पहली बड़ी संगठित मजदूर हड़ताल और श्रमिक संघों का गठन कब हुआ, तो 1918 बताइएगा। मजदूर संघ का गठन कब हुआ, तो 1920 और 24 के बीच में बताइएगा। और एक शब्द ध्यान रखिएगा, भारतीय ट्रेड यूनियन। भारतीय, नोट करिए कॉपी पर, भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ था 1900। हालांकि यह अधिनियम आया 1920 में, जब बातचीत हो रही थी। पूर्ण रूप से तैयार हुआ ट्रेड यूनियन एक्ट के रूप में। ये तो अब इसका नाम बदल गया, आगे नाम रख दिया गया ट्रेड यूनियन एक्ट करके, और ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हो जाएगा, 1926 हो जाएगा, 1926 हो। तो आधुनिक मजदूर संघवाद का प्रारंभ 1918 और 1924 के बीच में ये बेसिकली आया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल की बात करते हैं। एटक शब्द है ये, एटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने पहले भी लिख दिया है, आपको ध्यान रखिएगा। कई बार परीक्षा में आ चुका है, UGC नेट में भी आ चुका है, अदर मेडिकल सोशल वर्क में भी आ चुका है। वामपंथी और दक्षिणपंथी युग में ये बेसिकली क्या होगा, विभक्त हो गया, यानी बट गया ये।
ये बटा 1925 से लेकर 1934 के बीच के दशक में, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट विंग का मतलब होता है वामपंथी, और राइट मॉडर्न विंग का मतलब होता है दक्षिण पंथी विंग। अब बताता हूँ मैं आपको वामपंथी का मतलब क्या था। वामपंथी जानते हो, इनका झुकाव मार्क्सवादी में था, कम्युनिस्ट विचारधारा की जो लोग थे उनकी ओर था। ये मजदूर के अधिकार और जो औद्योगिक संघर्ष था, जो समाजवाद था, उसकी बात करते थे ये वामपंथी के लोग वाले। इन्हीं को बोला गया इन शॉर्ट में सीपीआई। सीपीआई का मतलब था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको बोला गया। और एक था दक्षिणपंथी विंग, इनका जो झुकाव था, ये मार्क्सवादी तो ये थे वामपंथी वाले, ये लोग थे कांग्रेस और सामाजिक राष्ट्रवादी विचारधारा वाले, ठीक है। ये कांग्रेस वाला आप इसमें रख सकते हो दक्षिणपंथी वाले में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समर्थक मजदूर संगठन एक था, एक संघ था, इसका मुख्य संगठन माना गया था दक्षिणपंथी विंग वाले को। और मजदूर कल्याण पर बल देता था, लेकिन बड़े पैमाने पर शांति चाहते थे ये लोग, कानूनी संघर्ष के माध्यम से काम करना चाहते थे ये, ठीक है। तो यहाँ ये शब्द ध्यान रखिएगा एटक के बारे में। एटक परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, हम चाहेंगे कि ये शब्द आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है आप लोगों को। एटक के बारे में 1925 और 1934 के बीच में आया था ये। अच्छा, भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? सबसे पुराना बताओ, सबसे पुराना कौन सा है भारत का? एटक। हाँ, एटक, बहुत बढ़िया जवाब, एटक था। और ये भी 1920 के रूप में आया था, 1920 में ही ये बेसिकली आया था मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ठीक है। 1920 में मजदूर संघों के बीच में एकता का निर्माण हुआ, और एकता का निर्माण सन 1935 से लेकर 1938 के बीच में हुआ था। यानी ये आपका सी बन जाएगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। मजदूरों की संघ शक्ति बढ़ाती थी ये बेसिकली। छोटे छोटे जो संघ थे, उनके होने पर मजदूर असंगठित और कमज़ोर होने लगते थे, तो उनको एकता पर बेसिकली प्रयास किया जाता था कि एकता बनाए रखें और उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो उसी तरीके से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में आया, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी आया, फिर एक आपको मिलेगा सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ये चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा यूजीसी नेट में, तो आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना, वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल ये संगठन जो है बेसिकली इससे मिलता जुलता है, मजदूर संघों के बीच में एकता का निर्माण, तो ये 1935 और 1938 के बीच में हुआ था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध और औद्योगिक संबंधों में जो है ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न करना। ऊहापोह एक शब्द है, ठीक है। ये शब्द देखो शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये था कि मान लो कोई एक विषय है, उस विषय पर अनिश्चितता की स्थिति में मन में चलने वाला जो तर्क वितर्क है, उसी को बोला गया था ऊहापोह, ठीक है। किसी विषय पर अनिश्चित स्थिति में, निश्चित नहीं है, अनिश्चित स्थिति में मन में चलने वाला जो तर्क वितर्क सोच विचार है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसमें सोशल वर्क, आप बात करने लगो स्टैटिक्स की, आप बात करने लगो फाइनेंशियल की, आप बात करने लगो संस्कृत की, तो ये क्या था? उपा या ऊहापोह, इसे ऊहापोह का नाम दिया गया था। विचार, सोच विचार का तर्क वितर्क, यहाँ एक प्रकार से, ठीक है। बीच जो पक्ष विपक्ष वाला पैटर्न बनता है, वही चीज़ें इसको यहाँ पे दर्शाया गया। तो ये आया 1939 और 19 के बीच में। आपको पता है, मैंने बताया भी था द्वितीय विश्व युद्ध, अभी लास्ट वाली क्लास में आपसे चर्चा भी किया था, ठीक है। ये वही वर्ष है। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या बनना चाह रहा है? 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर देखिए, सेकंड है, थर्ड है? 3, 4, 1, थर्ड है, थर्ड विकल्प बन रहा है, थर्ड सही है, ठीक है। बात करते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान में बाह्य वैधता के खतरे का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ये देखो भाई, अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल है, प्लीज जवाब दीजिएगा। पेपर में आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में रखिए, एग्जाम में आ सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है इसमें। एक तो मृत्यु दर नहीं है, बाह्य वैधता, बाह्य वैधता ये बताती है कि किस हद तक शोध का परिणाम वास्तविक जीवन और अन्य परिस्थिति में सामान्यीकृत के लिए किए जा सकते हैं, ठीक है।
तो बाह्य वैधता के खतरे का उदाहरण नहीं है, तो आपको मैं बता दूं मृत्यु दर नहीं है, एक अंदरूनी वैधता है, ये अंदरूनी वैधता है जो प्रभावित करता है, क्योंकि प्रतिभागियों का अध्ययन बेसिकली परिणामों को प्रभावित करना, ठीक है, इसको दर्शाता है। बाह्य वैधता में इसका असर बहुत कम पड़ता है, इसलिए इसको रखा नहीं गया है, ठीक है। तो एक तो इसको रख लीजिए। बी कहता है इतिहास और उपचार का अननोन क्रिया, ये तो है, ठीक है। इतिहास मतलब ये बाह्य वैधता का बेसिकली अगर हम बात करें तो खतरा है, क्योंकि विशेष ऐतिहासिक घटना और उपचार की परिस्थिति के परिणाम को प्रभावित करती, इसलिए है ये, है ना, यह है बाह्य वैधता में, ठीक है, ये तो इसको रख लो। परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी अक्सर अंदरूनी वैधता को ये प्रभावित करती है, पर मैच्योरिटी जो है अंदरूनी को प्रभावित करती है। तो लेकिन कभी कभी बाह्य वैधता पर अपना असर तो दे देती है, लेकिन यहाँ रिसर्च में जो एक्सटर्नल वैलिडिटीज़ होती है उसके एग्जाम्पल के थ्रू मैच्योरिटी को नहीं रखा गया है। तो केवल मैं आपको बता दूं ए और सी वाले को रखिए, इनको नहीं रखा गया है। बाकी प्रयोगात्मक की बात अगर हम करते हैं तो ये बाह्य वैधता का प्रमुख खतरा है, प्रमुख है, बाह्य वैधता का प्रमुख खतरा है ये, क्योंकि विशेष समूह और प्रयोगात्मक रणनीति में परिणाम और सामान्य परिस्थिति में ये लागू हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल रखिए ए के और सी को, और ए और सी अगर आप चुनाव करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला मिलेगा यहाँ पर। ये आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न के आधार पर, ठीक है। ये प्रश्न अच्छा था और आशा भी करता हूँ कि शायद आप ये प्रश्न समझ भी गए हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया है? यस सर। जी सर। आया है, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर अगला सवाल कर लेते हैं। 110 नंबर का सवाल हमारे सामने अब आएगा, है ना, 110 का ही आएगा ना। हाँ, सामाजिक नीति के घटक निम्नलिखित में से कौन सा? सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चों को पता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको ना पता हो, सभी बच्चों को पता है। कंपोनेंट मैंने पढ़ा रखा है सामाजिक नीति, क्वेश्चन नंबर 110। ए बी सी, ए बी ABD, हाँ थर्ड वाला ABD। हाँ, सही जवाब ABD। देखो यहाँ देखो, मानव सुरक्षा, मानव सुरक्षा का मतलब सामाजिक नीति का महत्वपूर्ण घटक है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य है लोगों की जीवन की सुरक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना, इसलिए ये माना जाएगा सोशल पॉलिसी में। सामाजिक एकीकरण क्या है? सामाजिक नीति का उद्देश्य क्या है? समाज में समानता, समावेशिता, इसलिए ये भी माना जाएगा। मौद्रिक लाभ, मौद्रिक लाभ केवल आर्थिक प्रोत्साहन देता है। क्या देता है? यहाँ पर नोट करो, आर्थिक प्रोत्साहन देता है, केवल आर्थिक प्रोत्साहन देता है केवल, इसको नोट कर लो, ठीक है। सामाजिक नीति का ये अनिवार्य कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। सुरक्षित और संधारणीय आजीविका, ये सामाजिक नीति का हिस्सा है, क्योंकि रोजगार और आजीविका सुरक्षा कल्याण नीति का ये मुख्य लक्ष्य माना जाता है। तो सही विकल्प ABD आपने बताया है, ABD, और ऑप्शन नंबर जाएगा ABD थर्ड। चलिए अगला सवाल लीजिए। निम्नलिखित, बहुत अच्छा सवाल भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करो, मेडिकल सोशल वर्क के बच्चे भी और यूजी के बच्चे भी, दोनों बच्चे नोट करें इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर बताइए। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। क्या बात कर रहे हो सर, क्या स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही आप लोगों को? सर आ रही है। आ रही है सर। क्वेश्चन नंबर सर इस 111 क्वेश्चन में का, 2 ऑप्शन गलत है। इसमें पूछा गया कौन सा वर्ष सही नहीं है सर, ये आपको बताना है। बड़ा तो 1952 है। बड़ौदा तो नहीं सही है। लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है जी, लखनऊ विश्वविद्यालय भी। सर दूसरा सर बड़ौदा सर। देखो 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 देखो, सुनो, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। मद्रास समाजकार्य विद्यालय के बारे में मैंने आपको साफ शब्दों में ये चीज़ें बताया भी है, और आप जानते हो भली भांति तरीके से कि ये सही है। दिल्ली समाजकार्य की बात 1946, देखिए ये भी बात आपकी सही है, दिल्ली समाजकार्य, ठीक है, ये भी बात सत्य है। दो तो क्लियर है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सामाजिक विज्ञान की बात करता हूँ तो 1936 से ये क्लियर है, यहाँ पर ये गलत है। आप में से कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ौदा समाज कार्य विद्यालय की बात करते हैं 1940, यहाँ पे 1949 को गलत बात मान रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये भारत का पहला संस्थागत समाज कार्य प्रशिक्षण केंद्रों में से सर एक माना जाता है। इसका बड़ौदा स्कूल ऑफ सोशल वर्क के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी एस्टैब्लिश 1949 का प्रक्रिया सही मानी जाएगी, गलत नहीं है ये।
यह आपका सही है, गलत नहीं है। गलत केवल अगर लिखा गया है तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस गलत लिखा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना हुई थी 1936 में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा जहां तक उम्मीद है ना? जी सर जी। हाँ, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। इंटरनेशनल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के बच्चों के लिए। जनरल वगैरह खूब प्रश्न बनते हैं यूजीसी नेट में, है ना? तो प्लीज़ एक बार इस प्रश्न को भी सोचने का प्रयास करेंगे आप लोग और जवाब भी देंगे अच्छे से। ठीक है, सवाल हमारे सामने दिया गया है। ठीक है, क्या है सवाल, ध्यान सुनिए। इंटरनेशनल सोशल वर्क, है ना? क्या है इंटरनेशनल सोशल वर्क? बताओ किससे मैच करेगा इंटरनेशनल सोशल वर्क? 1958। ओके, बिल्कुल सही जवाब। 1958 की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 1958, ये आपका सही जवाब है। देखो मैं बता दूं, समाजकार्य को एक वैश्विक दृष्टिकोण में समझना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास और शोध को साझा करना 1958 में इंटरनेशनल सोशल वर्क का पैटर्न यहाँ पे शामिल था, और ये बात सत्य है। 1958 से लेकर अब तक मतलब आज वर्तमान, आज 13 अक्टूबर 2025 तक बता रहा हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय समाजकार्य के प्रमुख विकास और योगदान का एक क्रमबद्ध तरीके से संक्षिप्त में डेटा पूरा ये प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल सोशल वर्क आज तक में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और पैटर्न आता है आपका नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। ये कब आया है तो आप बता सकते हो 2000 में। कब आया था? 2000 में ना। भारत में ना समाज कार्य व्यवसाय को मजबूती यही दिया है भारत में। ठीक है, 2000 में ही शोध, समीक्षा, व्यवहारिक अनुभव को साझा करना और उसको मंच प्रदान करना एक प्रकार से। भारत में प्रमुख समाज कार्य पत्रिका और उसके योगदान की सूची भी बनाता है यही। ठीक है, ये भी चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और आता है जनरल ऑफ सोशल वर्क। देखो ये इंटरनेशनल सोशल वर्क नहीं है, ये जनरल ऑफ सोशल वर्क है। और जनरल ऑफ सोशल वर्क कब आया था? 1962 में आया था भाई, 1962 में आया था ये। ठीक है, जनरल ऑफ सोशल वर्क समाज कार्य के वैज्ञानिक और पेशेवर अध्ययन करता है, शोध, समीक्षा, नीतिगत विश्लेषण और व्यवहारिक अनुभव का ये बेसिकली क्या करता है, साझा करता है। ये देखो पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअल भी पूछा सकता है, इंडिविजुअल भी ये पूछा जा सकता है ये सवाल, और ये 1984 है। इंडिविजुअल भी ये सवाल आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क सम्मिलित में भी आ सकता है, इंडिविजुअल भी ये आ सकता है। तो सही जवाब बताइए कौन सा गया है आपके सामने? 3, 4, 1, 2 4 नंबर। ओके चलिए, 4 नंबर सही हो गया। फिर तो 113 नंबर का सवाल रिसर्च का सवाल है भाई, ये समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, केवल ध्यान से पहले सवाल को पढ़िए, एक बार अपनी राय व्यक्त करिए, मैं बताऊंगा, अभी समझाऊंगा इस सवाल को। शोध में योजना अवयव का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, ये है हमारे सामने प्रश्न। फर्स्ट, ओके, सही जवाब देखो 4th आ रहा है, और अगर आपने 4th मुझे बता रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अच्छा बता रहे हो, और ये 4th विकल्प सही है। 113 नंबर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब सुनिए, ये जो योजना अवयव लिखा है, जानते हो क्या है अवयव? ये है आपका रिसर्च डिज़ाइन, एक प्रकार का शोध में रिसर्च डिज़ाइन है ये। ठीक है, इसके पूछा गया प्रमुख घटक को लेकर। ठीक है, तो घटक में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक है अभिविन्यास निर्णय, ये सही है, ये शोध में योजना का अवयव का एक घटक है। ये सवाल घटक से है, घटक का मतलब कंपोनेंट, तत्व या अंग। ठीक है, ये पहला है। इसका मतलब क्या है? ये तय करता है कि शोध कैसे संचालित होगा, किन विधियों और तकनीकों का प्रयोग होगा। इसका मतलब ये बात सत्य है। ठीक है, और इसके बाद रिसर्च प्लान है, यानी डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि शोध का ढांचा, प्रक्रिया निर्धारित करना होता है।
उसके बाद आता है दत्तक विश्लेषण, मतलब डेटा एनालिसिस इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? डेटा एनालिसिस, मतलब एकत्रित डेटा को व्याख्या और उसको निष्कर्ष के रूप में तैयार किया जाता है। लेकिन सेवार्थी की व्यक्तिगत सूचना को साझा करना नेगेटिव बात है। ये शोध डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, ये बल्कि नैतिकता से संबंधित मुद्दा है। ये क्या है? ये लाइन है नैतिकता से संबंधित मुद्दा। ठीक है, नोट कर लो अपनी कॉपी पर, नैतिकता से संबंधित ये एक प्रकार का मुद्दा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा और इसको आप परीक्षा में अगर पूछेगा तो आप इसे बताइएगा भी कि सेवार्थी की व्यक्तिगत सूचना को कैसे साझा करते हो, तो उसे हम क्या नाम देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, इतना आपका यहाँ पर ये होता है क्लियर। ऑप्शन सही जाएगा 4 वाला यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ये देखो सवाल, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अभी स्क्रीन पर आपको ओपन हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है ना। अब बताइए, सवाल ओपन हो चुका है। निम्नलिखित में से फोर्थ वन स्टार सेंटर। अच्छा जी, कह रहे हो आप यहाँ पर ऑप्शन में 4 जाएगा, पर्यावरण से संबंधित नहीं है। बिल्कुल आपने बात यहाँ पे सही बताया है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित तो आपको बता दूँ ग्रीन इंडिया भी है, क्योंकि वन संरक्षण, हरित क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेशनल क्लीन एंड एयर प्रोग्राम एक है ना, मैं आपको बता दूँ, ये देखो आता तो है वायु गुणवत्ता के सुधार को लेकर। ये किसकी आता है? वायु गुणवत्ता सुधार को लेकर, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लेकर। ठीक है, प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर। और जल मिशन की बात अगर हम करते हैं, जल जीवन मिशन की बात करते हैं, तो ये पेयजल आपूर्ति, जल सुरक्षा केंद्रित, पर्यावरण संरक्षण, उसमें ये चीज़ें दर्शाता है। और महिला और सुरक्षा और सहायता केंद्र, हालांकि इसे हम लोग बोलते हैं वन स्टॉप सेंटर, जो पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ये आपका बेसिकली संबंधित है महिला सुरक्षा से, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है ग्रीन इंडिया मिशन कब चलाया गया था? क्या किसी को मालूम है ग्रीन इंडिया मिशन कब चलाया गया था? नहीं पता है तो मैं बताऊं? ओके, 2014 में चलाया गया था। ये 2014 में चलाया गया था। कार्बन स्टॉक्स को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन की मुकाबले को लेकर बात करना। तो ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में शुरू हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। पर्यावरण और वन संरक्षण के उद्देश्य से चलाया गया था। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब चलाया गया था? बताइए। भारत की वायु प्रदूषण और नियंत्रित करने वाली वायु गुणवत्ता को सुधार की एक बात थी, प्रोसेस था, जो बेसिकली 2019 में चलाई गई थी। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ नेट के बच्चों के लिए, कि बच्चे ध्यान सुने। 2024 तक PM 2.5 और PM 10 प्रदूषण में 20 से लेकर 30% की कमी देखी गई थी। 20 से लेकर 30% तक बेसिकली क्या देखी गई थी? कमी देखी गई थी। और मैं आपको बता दूं, ये एक और फैक्ट बताता हूं, आपने नाम सुना है NCAP के बारे में? जानते हो क्या है NCAP? क्या है जानते हैं? NCAP जो 2019 में ही बेसिकली इसको लॉन्च किया था। 2019 में ही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ये। ठीक है, और इसने बेसिकली एक उद्देश्य रखा था कि भाई वायु प्रदूषण में PM 2.5 एंड PM 10 प्रदूषण में 20 से लेकर 30% कमी लाना। ये 2024 तक का लक्ष्य था। 2025 का भी कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए 2025 तक ये फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। जल जीवन मिशन कब लाया गया था? ये भी 2019। 2019। अच्छा, ये सारी चीज़ ना आप नोट भी कर लीजिएगा कॉपी पर। हो सकता है कि आपके परीक्षा में इस तरीके के भी सवाल पूछ ले कि ये कब योजनाएं कब बेसिकली लाई गई हैं। ठीक है, तो 2019 में किसी बच्चे ने बताया, अभी ये करेक्ट जवाब दिया है।
ठीक है, कि प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल कनेक्शंस के माध्यम से पानी की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जाए और पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता और सतत प्रबंधन का बेसिकली खासकर ध्यान में रखा जाए। तो जल जीवन मिशन भारत ने 2019 में लॉन्च किया था। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर ये योजना कब लागू हुई है? हालांकि ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, 2015 एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ। ओके, 2015, ठीक है, चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी इत्यादि के मामलों से संबंधित है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैं अभी आपको इसके सवाल को हिंदी भी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, इसकी मैं हिंदी भी बताऊंगा। सवाल हमारे सामने ये है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन प्रोसेस ऑफ सोशल प्लानिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब है कि सामाजिक नियोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को हमें आरोही क्रम में दर्शाना, असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाना है, क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो मेक अ असेसमेंट प्लान होता है, मतलब मूल्यांकन करना या उसका आकलन बनाना। पहले हम लोग आकलन ही करते हैं ना, भर्ती वाला जो प्रक्रिया है, इनटेक वाली प्रक्रिया, उसी को बोला जाता है। तो सबसे पहले डी आएगा यहाँ पर, और उसके बाद आप फॉर्मुलेट अ प्लान ऑफ एक्शन होता है, मतलब कार्य योजना को बेसिकली तैयार करना होता है, प्रिपेयर्ड करना एक प्रकार से, बी आता है। और फिर उसके बाद हमारा आता है डिटरमाइन, जो है प्रोटाइज एक प्रकार से, ये आता है जिसे हमने प्रॉपर्टीज देना, मतलब ये हुआ प्राथमिकता देना, मतलब प्राथमिकताएं निर्धारित करना यहाँ पर, यानी ई आता है। और उसके बाद आपका आता है इंडिकेट फैक्टर एंड डिटरमाइन द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशंस। इसका मतलब है कि कारक को हमें इंगित करना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को निर्धारित करके। तो आपका आता है ए। ठीक है, और ये सवाल है किससे, सोशल प्लानिंग का प्रोसेस है, ये सोशल प्लानिंग का ये प्रोसेस है। और लास्ट में आपका आता है सी, डिटरमाइन द टूल्स, टेक्निक्स एंड इम्प्लीमेंट। इसका मतलब बेटा तकनीक और उपकरण निर्धारित करना और क्रियान्वित करना। ठीक है, तो ऑप्शन ढूंढिए जगह कहाँ पर है, पहला ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। ठीक है, बाकी हम लोग इसके आगे कल करेंगे, टाइम हो गया। ठीक है, कल आपकी टॉपिक चलेगी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं, हम चाहेंगे कि जो भी लिंक मैं अब आपके क्लास में दूं, और मैं जितने भी वीडियो का प्लेलिस्ट आपके ग्रुप में डालूं, आज मैं डालूंगा 10 बजे के बाद, तो उसको ज़रूर आप लोग एक बार पूरा करिएगा और देखिएगा। ठीक है, क्लियर है? एक बार स्पष्ट कर दो आप लोग। जी सर।